everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about commercial paper market। ये 6th चैप्टर है ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स एंड सर्विस का। तो स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन के साथ। ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में करेंगे, जिसमें से गाइडलाइंस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में 15 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो इंट्रोडक्शन देखो जो मनी मार्केट है वो एक ऐसी मार्केट है जो शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए पॉपुलर है, ठीक है। और इसके जो फंड्स होते हैं ये मेनली इनकी मैच्योरिटी डेट 1 ईयर से ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। अब इसमें जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे उसमें कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, जिनमें से हमने कैटेगराइज करना है अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड को। अब जो ये कमर्शियल पेपर मार्केट है ये अनसिक्योर्ड मार्केट है। कमर्शियल पेपर मार्केट में जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस हाई होती है, जिन कंपनीज़ की, कॉरपोरेशंस की, वो ही ये रेस कर सकते हैं अपने शॉर्ट टर्म फंड्स, ताकि अपनी ऑब्लिगेशंस या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। अब इसकी डेट याद कर लो, कब इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। 1990 किया गया था, 1990 जनवरी बाय RBI, ठीक है। नेक्स्ट है मीनिंग एंड फीचर्स। जो कमर्शियल पेपर है वो अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हमने पहले पढ़ा। और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्यों कहा यहाँ पे, क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड के लिए यूज़ होता है इन फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट। अब यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस किया गया 1990 में इंडिया में किया गया, और यहाँ पे एनेबल करता है ये जो कमर्शियल पेपर है कि जो हाईली रेटेड कॉरपोरेशंस हैं वो डिवर्सिफाई कर सके देयर सोर्सेज रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, एंड ये प्रोवाइड करता है एडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स टू इन्वेस्टर्स को। और यहाँ पे प्राइमरी डीलर्स या फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को परमिट किया गया है कि वो CPs इजीली इशू कर सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ गाइडलाइंस विच इज़ गिवन बाय RBI, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी गाइडलाइंस हैं जो RBI देता है इन इशुएंस ऑफ CPs। तो इसकी फर्स्ट लाइन में ये बताया हुआ है कि जो जुलाई 1, 2013 तक यहाँ पे अमेंडमेंट्स की गई हैं इन CPs में। फर्स्ट है एलिजिबिलिटी फॉर इशू ऑफ कमर्शियल पेपर। तो इसमें मेनली 2 पॉइंट्स आएंगे। फर्स्ट पॉइंट है जो प्राइमरी डीलर्स हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे हमने मीनिंग में पढ़ा है, इनको परमिट किया गया है, इनको अलाउड किया गया है कि ये शॉर्ट टर्म अपने रिसोर्सेज को रेज कर सकते हैं CPs को इशू करके, ठीक है। बी पॉइंट है जो कंपनीज होती हैं वो कैसे एलिजिबल मानी जाएंगी कि वो इशू ऑफ CPs के लिए एलिजिबल हैं। फर्स्ट है उनकी जो नेटवर्थ है, टेंजिबल नेटवर्थ होनी चाहिए लेटेस्ट बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे उसकी जो नेटवर्थ है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 4 करोड़ से। और सेकंड पॉइंट देखें तो यहाँ पे जो कंपनी है वो सेंशन करे अपनी वर्किंग कैपिटल जो लिमिटेड की गई है बाय बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। थर्ड पॉइंट है जो बोरोअल अकाउंट है उसे बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्लासीफाई करेंगे एज स्टैंडर्ड एसेट। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी होगी है। सेकंड पॉइंट है इशू ऑफ CP क्रेडिट एनहांसमेंट एंड लिमिट्स एक्सेट्रा। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट है CPs को इशू किया गया एज स्टैंड अलोन प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल स्टैंड अलोन प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे कंप्यूटर है एक, ठीक है, वो अपने आप ऑपरेट कर रहा है, उसे किसी भी नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही ये CPs जो है कमर्शियल पेपर है, यहाँ पे स्टैंड अलोन प्रोडक्ट कहा गया है। और यहाँ पे ये भी ऑब्लिगेटरी नहीं है फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए कि जो इशू करते हैं CPs उनको स्टैंड बाय फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। सेकेंड पॉइंट में जो बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं अपनी कमर्शियल जजमेंट को देखते हुए, अपने नॉर्म्स को देखते हुए जो अप्रूव किए गए हैं बाय बोर्ड एंड बाय असिस्टेंस या क्रेडिट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाती हैं ताकि क्रेडिट एनहांसमेंट करी जाए, यानी कि क्रेडिट की पोजीशन को अच्छा किया जाए और इम्प्रूव किया जाए। एंड सी पॉइंट है नॉन बैंकिंग एंटिटीज़, जिसमें आपके कॉर्पोरेट्स भी इंक्लूड होते हैं और प्रोवाइड करते हैं अनकंडीशनल एंड इररिवोकेबल गारंटी फॉर क्रेडिट एनहांसमेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट है जो इशूअर है वो फुलफिल करेगा प्रॉपर जो क्राइटेरिया होगा या फिर प्रोसीजर होगा जो भी इशुएंस ऑफ CPs के लिए प्रेस्क्राइब्ड है। सेकेंड पॉइंट है जो गारंटर है उसकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है या क्रेडिट रेटिंग मान लो वो ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू इशूअर, जो भी प्रेस्क्राइब करी गई है बाय CRA, यानी कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यहाँ पे प्रेस्क्राइब करेगी, जो रजिस्टर होगी अंडर SEBI, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। थर्ड पॉइंट वो ऑफर डॉक्यूमेंट है फॉर CPs, प्रॉपरली डिस्क्लोज करेगा कितनी उसकी नेटवर्थ बनती है सिर्फ गारंटर कंपनी की, एंड उसका नेम होगा उस कंपनी जिस कंपनी ने, यानी कि गारंटर कंपनी ने सेम गारंटी किसी और कंपनी को दी है।
डी पॉइंट में ये बताया गया है जो एग्रीगेट अमाउंट होगी जो सीपीज़ के रिलेटेड होगी, जो इशूअर इशू करेगा, वो अमाउंट कैसे सिलेक्ट करेंगे हम। देखो यहाँ पे जो लिमिट है वो बोर्ड वालों ने डिस्क्राइब करी है, ठीक है, मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, एक CRA ने डिस्क्राइब करी है, ठीक है, मींस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में। उन दोनों में से जो भी लेस होगी वो हमारी एग्रीगेट अमाउंट मानी जाएगी सीपीज़ की। इस पॉइंट में याद कर लो कि फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि ये एडवांटेज भी बनती है हमारी सीपीज़ में कि जब भी वर्किंग रिक्वायरमेंट हो या फिर वर्किंग कैपिटल में कुछ चेंजेस करने पड़े तो इजीली वो चेंजेस हो सके उनकी लिमिट्स में, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 5 पॉइंट्स कर लिए हैं, एक लास्ट पॉइंट एक और ऐड कर लो, H पॉइंट। अगर हर एक इशू को हम न्यू इशू मानते हैं तो अगर हम रीन्यू करवा लेंगे सीपीज़ को तो उसे भी फ्रेश इशू ही मानेंगे, ठीक है। ये 6 पॉइंट्स हमने कर लिए इन इशू ऑफ सीपी क्रेडिट एनहांसमेंट और लिमिट्स में, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है एलिजिबिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट इन सीपी। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअल बैंक्स, अदर कॉरपोरेट बॉडीज़ जो रजिस्टर्ड है या इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया में। फोर्थ पॉइंट है अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज़ भी आ सकती हैं। फिफ्थ पॉइंट है नॉन रेजिडेंट इंडियंस। सिक्स्थ पॉइंट है FIIs, इसकी फर्दर कंडीशंस हैं। FIIs का मतलब अन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो एलिजिबल होता है कि वो इन्वेस्ट कर सके इन सीपीज़ में। अगर बी पॉइंट पढ़ें कौन कौन एलिजिबल है अंडर FIIs में, तो इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं जो सेट की जाती हैं बाय सेबी, यानी कि सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर सेकंड पॉइंट देखें तो ये जो प्रोविजंस 3 एक्ट्स के अंडर होंगी उसके अकॉर्डिंग ये चलेगा। 3 एक्ट्स कौन से हैं? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट 1999, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन 2000, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशन 2000। सो एलिजिबिलिटी में हमारे पास मेनली 2 पॉइंट्स थे, उसके सब पॉइंट्स थे, राइट। फोर्थ पॉइंट है फॉर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मोड ऑफ इशुएंस एंड रिडम्पशन। इसमें 6 पॉइंट्स आएंगे मेन पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है फॉर्म, इसमें फर्स्ट पॉइंट है जो सीपीज़ है वो मोस्टली इशू किए जाते हैं एज अ प्रोमिसरी नोट की तरह, ठीक है। बट शेड्यूल फर्स्ट में ये बताया गया है कि ये चाहे डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में हो चाहे फिजिकल फॉर्म में हो, बट जो डिपॉजिटरी है इसका वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए और अप्रूव्ड होना चाहिए। इसके बाद RBI ने ये भी बताया है कि जो सीपीज़ हैं वो डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में होल्ड करी जा सकती हैं थ्रू सच डिपॉजिटरीज। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट करी जाएगी वो डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है डिनोमिनेशन के बारे में, तो इसकी जो डिनोमिनेशन की अमाउंट है वो 5 लाख है या इसके मल्टीपल्स भी हो सकते हैं। जो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर है वो 5 लाख से कम के जो सीपीज़ हैं उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता। डी पॉइंट है कि जो सीपीज़ हैं वो हमेशा डिस्काउंट पे ही इशू किए जाएंगे, जो इशूअर डिटरमाइन करेगा कि कितने डिस्काउंट पे दिए जाएंगे। ई पॉइंट है यहाँ पे कोई भी इशूअर यहाँ पे इशू नहीं कर सकता सीपी अंडर राइटिंग या फिर को एक्सेप्टेंस। एफ पॉइंट की बात करें ऑप्शंस कॉल पुट यहाँ पे नहीं अलाउड है इन केस ऑफ सीपीज़। टेंडर की बात करें ये सेकंड पॉइंट है। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट में यही बताया कि मिनिमम और मैक्सिमम टेन्योर कितना है, मैच्योरिटी का टाइम कितना है, तो मिनिमम 7 डेज मैक्सिमम 1 ईयर। सेकंड पॉइंट में ये बताया है जो मैच्योरिटी डेट है सीपीज़ की वो बियॉन्ड नहीं जानी चाहिए, जो डेट यहाँ पे वैलिड है फॉर क्रेडिट रेटिंग के लिए ऑफ इशूअर। तो प्रोसीजर पढ़ते हैं। फर्स्ट है IPA को अपॉइंट करना। IPA का मतलब क्या है? इशूइंग एंड पेइंग एजेंट। सेकेंड पॉइंट है कि जो इशूअर है वो प्रॉपरली डिस्क्लोज करे जो भी उसके स्टैंडर्ड्स हैं रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन। थर्ड पॉइंट है अगर यहाँ पे कंफर्म हो जाती है जो डील हो रही है बिटवीन इन्वेस्टर एंड इशूअर के बीच में, तो जो यहाँ पे इशूअर है वो अरेंज करेगा क्रेडिटिंग रिलेटेड टू डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट यहाँ पे किसका होगा? इन्वेस्टर का होगा विद डिपॉजिटरी थ्रू IPA। डी पॉइंट है उसके बाद जो इशूअर है जिसने इशू करे हैं सीपीज़, तो वो जो इन्वेस्ट कर रहा है उसे IPA का सर्टिफिकेट दे देगा जो मेंशन किया गया है शेड्यूल सेकंड में। नेक्स्ट पॉइंट है रेटिंग रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे जो भी रजिस्टर्ड CRAs होंगी, यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होंगी, तो यहाँ पे वो क्रेडिट रेटिंग्स देती होती हैं टू एलिजिबल पार्टीज़ को। मिनिमम क्रेडिट रेटिंग यहाँ पे A3 होती है अकॉर्डिंग टू रेटिंग सिंबल विच वाज प्रेस्क्राइब्ड बाय सेबी। क्रेडिट रेटिंग सिंबल्स कुछ इस तरह से होते हैं लाइक AAA यानी कि हाईएस्ट सेफ्टी, AA हाई सेफ्टी, A एडिक्वेट सेफ्टी, BBB मॉडरेट एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ये टेबल में मेंशन कर सकते हो रेटिंग रिक्वायरमेंट में।
नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट एंड रिडम्पशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट है जो इन्वेस्टर है सीपीज का, जिसे हम प्राइमरी सब्सक्राइबर भी कह सकते हैं, वो डिस्काउंटेड वैल्यू देता है टू इशूअर को थ्रू आईपीए, इशूइंग एंड पेइंग एजेंट के थ्रू। बी पॉइंट है जो इसे होल्ड करेगा सीपीज को, जो इन्वेस्टर्स हैं वो फिजिकल फॉर्म में होल्ड कर सकते हैं और मैच्योरिटी के टाइम पे वो इशूअर को शो करेंगे इन इंस्ट्रूमेंट्स को थ्रू आईपीए। एंड सी पॉइंट है जो होल्डर हैं सीपीज में, अगर वो डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में इसे होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे रिडम्पशन भी करवा सकते हैं और पेमेंट भी रिसीव कर सकते हैं थ्रू आईपीए। सिक्स्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट के अंडर ही कर रहे हैं हम। सिक्स्थ पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर। तो इसमें जो स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर है या डॉक्यूमेंटेशन है सीपीज की, वो प्रेस्क्राइब किसमें की गई है, कंसल्टेशन विद फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मीन्स FIMMDA में ये मेंशन करी गई है जो भी प्रोसीजर है डॉक्यूमेंटेशन का रिलेटेड टू कमर्शियल पेपर। और बी पॉइंट है जो इशूअर है या इशूइंग पेइंग एजेंट है वो फॉलो करेंगे इसकी रेगुलेशंस या गाइडलाइंस, ठीक है, विच इज़ पॉसिबल विद अप्रूवल ऑफ RBI। यहाँ तक हमारा फोर्थ पॉइंट कंप्लीट होता है। फिफ्थ पॉइंट है ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट ऑफ सीपीज। इस पॉइंट में हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो OTC ट्रेड है, यानी कि ओवर द काउंटर ट्रेड है, जो सीपीज के रिलेटेड है वो यहाँ पे रिपोर्ट किया जाएगा 15 मिनट्स के अंदर अंदर, विच इज़ रिलेटेड टू FIMMDA यानी कि फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट है जो OTC ट्रेड्स हैं यानी कि ओवर द काउंटर ट्रेड हैं, अगेन यहाँ पे सेटल किए जाएंगे थ्रू क्लियरिंग हाउसेस। क्लियरिंग हाउसेस की यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लिख सकते हो। NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, नेशनल सिक्योरिटीज़ क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड NSCCL। ओके, उसके बाद सी पॉइंट है जो इस OTC में जो साइकिल होगा, सेटलमेंट साइकिल जो हमने पहले पढ़ा, वो कैसे हम शो कर सकते हैं, T+0 एंड T+1। T+0 का क्या मतलब हुआ, जो ट्रांजैक्शंस उसी दिन सेटल हो जाती हैं, पेमेंट और ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप सेम डे होती है, तो उसे हम ट्रांजैक्शन +0 डेज कहते हैं, ठीक है। अगर T+1 की बात करें, अगर वो सेटलमेंट एक दिन बाद होती है, यानी कि अगर ट्रांजैक्शन अकर हुई मंडे को तो उसकी सेटलमेंट ट्यूसडे को होगी। ऐसे ही T+3 होता है, जैसे मंडे को अकर हुई तो वो सेटल होगी बाय थर्सडे, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है बायबैक ऑफ सीपी। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है जो इशूअर है वो बायबैक भी कर सकता है, यानी कि जो सीपीज उसने इशू किए थे टू इन्वेस्टर वो बायबैक कर सकता है मैच्योरिटी से पहले। सेकंड पॉइंट है, अब ये सेकेंडरी मार्केट की हेल्प से भी हो सकता है एट मार्केट प्राइस जो भी चल रहा है। और थर्ड पॉइंट है, इसकी जो मैच्योरिटी है, जैसे मैच्योरिटी 7 डेज से कम है तो यहाँ पे बायबैक पॉसिबल नहीं होगा, 7 डेज से ज़्यादा होनी चाहिए बिफोर मैच्योरिटी पीरियड। नेक्स्ट पॉइंट है जो इशूअर है वो IPA की हेल्प भी ले सकता है, इशूइंग एंड पेइंग एजेंट की, इन केस ऑफ बायबैक ऑफ सीपीज। उसके बाद ई पॉइंट है बायबैक ऑफ सीपीज में यहाँ पे अप्रूवल लेना पड़ेगा बायबैक करने के लिए फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट है सेवेंथ पॉइंट, ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस। अब इशूअर की क्या ड्यूटी बनती है, जो भी यहाँ पे गाइडलाइंस है वो उसके अकॉर्डिंग ही इशू करेगा टू इन्वेस्टर जो सीपीज हैं। नेक्स्ट पॉइंट है IPA इशूइंग पेइंग एजेंट की क्या ड्यूटीज़ बनती हैं। फर्स्ट है कि वो देखेगा कि जो इशूअर की मिनिमम क्रेडिट रेटिंग है वो अकॉर्डिंग टू RBI या CRA है या नहीं है, और यहाँ पे जो स्पेसिफिक रेटिंग प्रेस्क्राइब करी जाएगी CRA या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी कम होगी वो होनी चाहिए, ठीक है, इशूअर की क्रेडिट रेटिंग। सेकेंड पॉइंट है जो IPA है वो इंश्योर करेगा, क्लैरिफाई करेगा कि यहाँ पे वैलिड रिलेशनशिप है या नहीं है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल सेकंड में जो भी गाइडलाइंस होंगी उसके अकॉर्डिंग। सी पॉइंट है कि जो IPA है वो वेरीफाई करेगा सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी इशूअर सबमिट करता है, जो बोर्ड रेजोल्यूशन के रिलेटेड है या फिर सिग्नेचर्स के रिलेटेड है, यहाँ पे वो वेरीफाई करेगा। डी पॉइंट है यहाँ पे वो सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग सिस्टम भी होता है अगर शेड्यूल बैंक्स हैं यहाँ पे जो IPA की तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद F पॉइंट है जो IPA है वो डिफ़ॉल्ट के केस में रिपोर्ट भी कर सकता है। किससे करेगा वो रिपोर्ट, यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, चीफ जर्नल मैनेजर, फाइनेंशियल मार्केट्स डिपार्टमेंट या RBI को।
जी पॉइंट में ये है कि अगर बायबैक में कोई डिफ़ॉल्ट हो जाता है वो इंस्टेंट रिपोर्ट करेगा बायबैक की इन सब के पास, जो हमने पहले भी पढ़े थे, चीफ जनरल मैनेजर फाइनेंशियल मार्केट डिपार्टमेंट आरबीआई एक्सेट्रा। तो थर्ड पॉइंट है हमारे पास 7th पॉइंट के अंडर CRA क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि जो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया प्रेस्क्राइब करेगा तो वही रूल्स यहाँ पे CRA को फॉलो करने पड़ेंगे। सेकंड पॉइंट में CRA ही डिटरमाइन करता होता है कि वैलिडिटी पीरियड कब होगा, कब वो रेटिंग्स को रिव्यू करेगा। थर्ड पॉइंट है वो असाइन करेगा इशूअर को कि क्या रेटिंग्स होनी चाहिए, रेगुलर इंटरवल्स पे ट्रैक रिकॉर्ड्स अपने पास रखेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 8th पॉइंट है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सर्टेन अदर डायरेक्शंस। अब इसमें आपने एक डायरेक्शन मेंशन करनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज मींस NBFC एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस 1998। इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है इन केस ऑफ इशुएंस ऑफ CPs। नेक्स्ट करते हैं, दो परफॉर्माज आएंगे इसमें CPs का और IPA का। फर्स्ट परफॉर्मा है CPs का, तो इसमें सबसे पहले आपने इशुइंग कंपनी और इंस्टीट्यूशन का नेम लिखना है, उसके बाद सीरियल नंबर आएगा, देन उसके बाद प्लेस क्या है, डेट ऑफ इशू, मैच्योरिटी डेट क्या है, बट इसमें ग्रेस पीरियड नहीं इंक्लूड होंगे, उसके बाद नेम ऑफ इशुइंग कंपनी एंड इंस्टीट्यूशन फॉर वैल्यू रिसीव्ड दैट हेयर बाय। उसके बाद आ गया कि जो इन्वेस्टर का नेम है वो यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे अमाउंट आएगी, जितनी अमाउंट की आप सरेंडर कर रहे हो CPs, उसके बाद ये वर्ड्स में लिखा जाएगा। देन IPA का नेम, देन इशुइंग कंपनी और इंस्टीट्यूशन का नेम फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ दिस। उसके बाद साइन आ जाएंगे। देन यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ये एंडोर्समेंट है वो क्लीन एंड डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, हर एक एंडोर्समेंट रिटर्न हो विद द स्पेस अलॉटेड। देन उसके बाद जिसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हो उसका नेम आ जाएगा, और देन जिसके बिहाफ पे कर रहे हो नेम ऑफ द ट्रांसफरर, 2 नेम्स यहाँ पे आ जाएंगे। जो हमारा परफॉर्मा था CPs का वो शेड्यूल 1 में आ रहा था, ये सेकंड शेड्यूल है IPA सर्टिफिकेट। इसमें आप जिसके साथ एग्रीमेंट कर रहे हो उसका नेम आएगा, यानी कि इशुइंग कंपनी के साथ या फिर इंस्टीट्यूशन के साथ। सेकंड में आप वेरीफाई करोगे जो उनसे डॉक्यूमेंट्स मैंशनड हैं। थर्ड पॉइंट है क्या सीरियल नंबर होगा, डेट क्या है और किस अमाउंट के लिए ये एग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, तो उसको लिख देना है वर्ड्स में भी और नॉर्मली। देन उसके ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज होंगे। देन नेम एंड एड्रेस के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा ऑफ IPA, प्लेस, डेट। IPA सर्टिफिकेट्स का परफॉर्मा यहाँ तक कंप्लीट होता है, इसमें जस्ट 3 पॉइंट्स मेन होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ CPs। सो इसकी फर्स्ट एडवांटेज है कि ये क्विक एंड कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इतना महंगा नहीं होता है। नेक्स्ट है इसका इंटरेस्ट रेट कम होता है, और थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, इजीली चेंज हो सकता है ये। फोर्थ पॉइंट है कि बायबैक का ऑप्शन यहाँ पे दिया जाता है टू इन्वेस्टर्स। एंड फिफ्थ पॉइंट है लिमिटेड री इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है, बिकॉज इनकी ड्यूरेशन जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। एंड सिक्स्थ पॉइंट है कि CPs को रिटेन किया जाता है एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, यहाँ पे कोई कैश फ्लो इनफ्लो नहीं होता है फॉर रीपेमेंट ऑफ CPs। उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ CPs, यहाँ पे 3 लिमिटेशंस आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हाईली रेटेड कंपनीज का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, जो इशू करती हैं CPs। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है मेच्योरिटी के टाइम पे, तो यहाँ पे रिस्क फ्री नहीं है ये CPs। थर्ड पॉइंट है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो इजीली चेंज हो जाता है मेच्योरिटी के पहले भी, तो ये एक डिसएडवांटेज बन जाता है। नेक्स्ट है कमर्शियल पेपर मार्केट इन इंडिया। तो इसमें हमने कंडीशंस बतानी है कि इस साल में ये चेंजेस थे कमर्शियल पेपर मार्केट में, इस साल में ये इंट्रोड्यूस किया गया या इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। सबसे फर्स्ट ईयर आता है हमारे पास 1990, 1 जनवरी। तो इसमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन कमर्शियल पेपर्स को। इसमें जो हाईली रेटेड कॉरपोरेशंस थी वो ही इन्हें इशू करती थी। एंड इसमें आपने 2 रिकमेंडेशंस बतानी है, सुकन्या चक्रवर्ती कमेटी जो 1985 में आई थी एंड एन विगल वर्किंग ग्रुप को 1987, ठीक है। अब 1997 अप्रैल 15 में प्राइमरी डीलर्स को भी अलाउड कर दिया गया इसमें CPs की इशुएंस में। और अक्टूबर 10, 2000 में क्या हुआ, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशंस थे उन्हें भी परमिट कर दिया गया कि वो रेज कर सकते हैं शॉर्ट टर्म फंड्स थ्रू
कमर्शियल पेपर, बस इसमें एक कंडीशन थी कि जो लिमिट है वो फिक्स की जाएगी बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अप्रैल 30, 2001 में जो बैंक्स थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे या फिर प्राइमरी डीलर्स थे या फिर सैटेलाइट डीलर्स थे, इनको भी बताया गया कि कैसे फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है और कैसे होल्ड करने हैं डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि जो आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट होती थी फिजिकल फॉर्म में, उसे कैसे डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये कब बताया गया था, इसकी डेट भी मेंशन करना, 31 अक्टूबर 2001 में, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है जून 1, 2002 में जो सैटेलाइट डीलर्स थे उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया यहाँ से ही, मतलब कि जून 1, 2002 में। नवंबर 12, 2002 में अब जो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू शेड्यूल सेकंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे IPAs को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट करने पड़ते थे, उनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अप्रैल 30, 2003 में यहाँ पे नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ को भी परमिशन दी गई ताकि वो प्रोवाइड कर सकें अनकंडीशनल एंड इररेवोकेबल गारंटीज टू क्रेडिट एनहांसमेंट। ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, इन केस ऑफ क्रेडिट एनहांसमेंट, तो यहाँ पे वही ऐड कर सकते हो। अप्रैल 19, 2003 में यहाँ पे ऐसा मैकेनिज़्म आया जो मॉनिटर और रिपोर्ट कर रहा था जो भी डिफ़ॉल्ट्स हो रहे थे, जैसे जो IPA था इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट इन रीपेमेंट या फिर बायबैक में कोई डिफ़ॉल्ट था, वो 3 केसेस में वो क्या कर सकता था, रिपोर्टिंग कर सकता था। हमने पहले भी किया है ना, तो वहाँ पे इसको ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है 26 अक्टूबर 2004, इसमें आपको मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड बताया गया है कि आपका 7 डेज़ का फिक्स किया गया और रिड्यूस कर दिया गया। उसके बाद अप्रैल 16, 2005 में ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए जो CPs का इशुएंस था, उसमें ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए यहाँ पे जो IPA था रिपोर्टिंग कर रहा था ऑन नेगोशिएबल डीलिंग सिस्टम के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जुलाई 1, 2010 में यहाँ पे कमर्शियल पेपर के रिगार्डिंग रिपोर्टिंग की गई। इस पॉइंट में ऐड कर सकते हो ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट ऑफ CBs, जिसमें हमने पढ़ा था ऑन द काउंटर ट्रेड जो 15 मिनट्स में सेटल हो रहा था या रिपोर्टिंग हो रही थी उसके रिलेटेड, तो इस पॉइंट में यही ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है दिसंबर 1, 2011, इसमें आपने बताना है कि जो OTC है वो 15 मिनट्स में रिपोर्टिंग और कंफर्मेशन में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ FIMMDA। नेक्स्ट है जनवरी 3, 2012 में यहाँ पे बायबैक का ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया गया और ये पॉइंट हमने पहले भी किया हुआ है, तो इसमें वही चीज़ें मेंशन कर देनी है। नेक्स्ट है 26 जून 2013, इसमें आपने क्लियरिंग हाउसेस बताने हैं जो अलाउड कर रहे थे कि वो सेटल कर सकते हैं ओवर द काउंटर ट्रेड्स को, ठीक है। वो CPs के रिलेटेड ही है। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स दी गई हैं, MCX, SX और CCL की, ठीक है। उसके बाद फरवरी 14, 2014 में यहाँ पे जो सब लिमिट्स थी उनको रिड्यूस कर दिया गया, यानी कि यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए 3.5 बिलियन से 2 बिलियन कर दिया गया। सो ये था हमारा ग्रोथ ऑफ कमर्शियल पेपर मार्केट इन इंडिया। चैप्टर के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस वीडियो में कवर हो चुके हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।